Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम. Am I audible? यस सर। Okay. Just a minute. I'm joining from my phone. वो दो तो हाँ सर. हाँ. टेबल टेबल जो रखने के लिए. ओके. अस्सलाम वालेकुम. है ना मैम ऑडिबल टू यू? ओके. अच्छा, मेरा नाम साजिद सलीम है और मैं ओ लेवल पर ए लेवल इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ. और मैं आई टीच एट अल्फा कॉलेज, शेप्टर कॉलेज, बीकन हाउस कॉलेज, मेरिटोरियस कॉलेज, एंड एट अल्फा गर्ल्स स्कूल एज वेल. तो इसके अलावा जो है ना, आई एम ऑल्सो कैम्ब्रिज एग्जामिनर फॉर ओ एंड ए लेवल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस. तो दैट इज माय इंट्रोडक्शन. आपका क्या इंट्रोडक्शन है? व्हाट हैव यू बीन डूइंग? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस program? Are you a teacher somewhere? मैं एमएस इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से। और मैंने बीएड भी किया हुआ है, तो मैं पार्ट टाइम ना टीचिंग वगैरह करती रही हूँ थोड़ा सा एज अ ठीक है. फ्रीलांसर। तो सही है. मैं बस और लाइफ कोचिंग भी कर रही हूँ फीमेल स्टूडेंट्स की। तो ठीक है. बेसिकली एक तरह की स्किल इन्हेंस करना चाह रही हूँ, और इस वे में ना थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना चाह रही हूँ कि अपनी टीचिंग एक हायर लेवल तक लेके जाऊँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के साथ। पर्सनल सेशंस या क्लासेस तो मैं करती रहती हूँ कभी कभार, लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल टीचर एक्सपीरियंस लेना चाह रही हूँ कि किस तरह से क्या प्रोसीजर है आपका ये रेस ग्लोबल का। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अभी मेरी टाइम कमिटमेंट्स थोड़ी अलाउ नहीं कर रही, तो फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन मुझे चाहिए होगा इसमें। ठीक है. दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो है ना, पंजाब में लाहौर में ही आपने मैट्रिक इंटर वहीं से किया है या आपका जी रूट जी। ओ ए लेवल्स का था? नहीं, मेरा मैट्रिक इंटर था लाहौर बोर्ड अच्छा, से। ठीक है. आपने आपने कॉमर्स में किया था या साइंस में? आईसीएस इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स में किया था आपने. ठीक है. अच्छा, ठीक है. दूसरी बात ये है कि आपने फिर अंडर ग्रेड भी इकोनॉमिक्स में किया है? जी जी। ठीक है. वो कहाँ से किया आपने?
वो भी यहीं लाहौर कॉलेज से। अच्छा ठीक है। मैंने बैचलर जो है वो बिजनेस में किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। फिर उसके बाद मैंने एमएस इकोनॉमिक्स में किया है सीबीएम से। आईयूबीएम कराची में एक यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर में। और करंटली मैं जो है वो पीएचडी इन इकोनॉमिक्स भी कर रहा हूँ। और ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ओ लेवल इकोनॉमिक्स या आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स हो गया, मेरे ख्याल से आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं या बिजनेस स्टडीज में हैं? इकोनॉमिक्स। अच्छा ठीक है। तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिल्ड अपॉन व्हाट यू ऑलरेडी नो। आईजीसीएसई और ओ लेवल इकोनॉमिक्स, इन दोनों का आपने नाम सुना होगा। आपने सुना है आईजीसीएसई या सिर्फ आपने ओ लेवल्स का ही नाम सुना है? सर इनडायरेक्टली पता तो दोनों का है, लेकिन एक कहते हैं इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। ओके, नहीं मैं वैसे इसलिए पूछ रहा था कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स एंड ओ लेवल इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये एक कॉमन, आपसे जब भी कोई किसी जगह पे आप कहीं डेमो देंगी या किसी जगह पे आप जाएंगी ना, या किसी स्टूडेंट से आप बात करेंगे, तो वो आपसे ये भी गेज करेगा कि आपको आईजीसीएसई और ओ लेवल्स का डिफरेंस कितना पता है। तो बेसिकली ओ लेवल इकोनॉमिक्स और आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स, ये दोनों जो जो इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हैं, ये दोनों हमारे मैट्रिक के इक्विवेलेंट कोर्सेज कहलाते हैं। ए लेवल जो होता है ना, वो इंटर के इक्विवेलेंट है। आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स या ओ लेवल इकोनॉमिक्स, ये दोनों मैट्रिक के सब्जेक्ट्स काउंट होते हैं। अब आईजीसीएसई और ओ लेवल इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स और आईजीसीएसई और ओ लेवल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी इकोनॉमिक्स का आईजीसीएसई का आप सिलेबस उठा लें और ओ लेवल इकोनॉमिक्स का आप सिलेबस उठा लें, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आईजीसीएसई में थोड़ा सा कंटेंट आसान है और कुछ में कंटेंट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। यानी आईजीसीएसई थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है कि आईजीसीएसई दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है कोर्स को, कोर और एक्सटेंडेड। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनसे ग्रेड निकल ही नहीं रहा होता, कोई सब्जेक्ट नहीं निकल रहा होता, तो आईजीसीएसई में हमारे पास ऑप्शन होता है कि वो कोर ले लें खाली, आईजीसीएसई कोर पढ़ लें। जब वो आईजीसीएसई कोर पढ़ते हैं ना, तो उनका जो मैक्सिमम ग्रेड होगा वो सी आ सकता है, इससे ऊपर ग्रेड नहीं आएगा। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि वो बहुत आसान सा पेपर होता है, बच्चा उसे पढ़ लिख के हल्का फुल्का पढ़ के निकल जाता है। और उसमें मुश्किल चीजें नहीं होती है आईजीसीएसई में। यूजुअली ये मैथ्स में है, कुछ इंग्लिश के कंपोनेंट्स में है। हमारा इकोनॉमिक्स ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में कोई डिफरेंस नहीं है। आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स में जो चीजें टेस्ट होती हैं, सेम वही चीजें ओ लेवल इकोनॉमिक्स में टेस्ट होती हैं एग्जैक्टली। ठीक है जी, ये बात आपको, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद जो कैम्ब्रिज में और नॉर्मल उसमें डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है? देखें, आईजीसीएसई की जब हम बात करते हैं, आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स का कोड है 0455। 0455 जो आपको नजर आ रहा है, ये आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स का कोड है। और 2281 ये ओ लेवल इकोनॉमिक्स का कोड है। ठीक है। तो आपके पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आ सकते हैं जो आईजीसीएसई में एनरोल्ड होंगे। कुछ पाकिस्तान में स्कूल हैं, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, जो आईजीसीएसई ऑफर करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल पाकिस्तान के अंदर ओ लेवल इकोनॉमिक्स ऑफर करते हैं, ओ लेवल ऑफर कर रहे होंगे। इंटरनेशनली कोई दुबई का स्टूडेंट आपको मिल जाता है, सऊदी अरेबिया का मिल जाता है, कतर, कुवैत, इन इलाकों का कोई स्टूडेंट मिल जाता है, यूजुअली दे विल बी enrolled in IGCSE. IGCSE stands for International General Certificate of Secondary Education. International General Certificate of Secondary Education. ठीक है? Is there any question in the title? ठीक है। इसके बाद जो हमारा सिलेबस है या जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, वो कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है।
मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7। ठीक है। तो हम एक एक सेशन अराउंड द मॉड्यूल्स करेंगे। हो सकता है कुछ सेशन में हम एक मॉड्यूल जल्दी कवर कर लें, कुछ में हो सकता है, कुछ मॉड्यूल्स में हो सकता है हमें ज़्यादा सेशंस लगें। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, बेसिक बात यह है कि आप इकोनॉमिक्स की मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं। अंडर ग्रेड में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, इंटर लेवल पे भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ओ लेवल आपका जो मैट्रिक होगा उसमें भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। तो कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। कंटेंट इज मोर और लेस द सेम। 60, 70, 80% कंटेंट सेम है। इसमें जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस होता है उसकी असेसमेंट में, एंड हाउ यू टीच योर स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली अगर असेसमेंट मुश्किल होगा तो उसकी टीचिंग भी फिर उस लेवल की होनी चाहिए, वरना वो बच्चे वो फिर कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। आई होप यू गेट माय पॉइंट इन दिस थिंग। मॉड्यूल 1 के अंदर जब हम आते हैं, कैम्ब्रिज आईजीसीएसई स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है। कैम्ब्रिज किस तरह के स्टूडेंट्स देखना चाहता है, इकोनॉमिक अवेयरनेस स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। पॉलिसी इश्यूज क्या हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सिमिलरली आपको ये हमें ये पता हमें अपने लर्नर्स के अंदर ये इनकलकेट करना है कि कोई पॉलिसी रिकमेंडेशन है, उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। तो ये सारे के सारे हमारे सिलेबस का एक हमें आइडिया होना चाहिए कि कैम्ब्रिज किस तरह के लर्नर्स को बनाना चाहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरे ख्याल से आपके सामने से स्क्रीन हट गई होगी उस समय में। ठीक है हो ना। मैं 1 मिनट ये स्क्रीन अपनी सही कर लूँ। लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया। आपने किसी आज तक ओ लेवल इकोनॉमिक्स या किसी स्टूडेंट को पढ़ाया है? आपने कभी चांस मिला आपको पढ़ाने का? बेसिकली मेरी एक फ्रेंड टीचिंग करती थी, तो उसके थ्रू थोड़ा बहुत जो बेसिक स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, जैसे डिमांड फंक्शन, स्कार्सिटी और इस तरह से जो बेसिक टॉपिक्स हैं, वो एक दो हम्म। स्टूडेंट को पढ़ाए थे। उसकी ठीक है। मतलब कि एब्सेंस में थोड़े से टॉपिक्स बस कॉन्सेप्चुअल पढ़ाए थे। और जो हम्म। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे सब्जेक्टिव सेल्फ राइटिंग वाले होते हैं, वो नहीं करवाए। अच्छा ठीक है। तो और इसके अलावा आपने कोई बोर्ड के स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए हैं अपने पंजाब बोर्ड के, लाहौर बोर्ड के? जी। तो उसमें इकोनॉमिक्स ही पढ़ाई थी आपने या कोई और सब्जेक्ट्स? मेरा दरअसल बीएड भी है, तो पहले मैंने थोड़ा अर्सा स्कूल टीचिंग की है। और ठीक है। वहाँ वहाँ पे मैसेज ग्रामर स्कूल के मतलब टीचर थी वो। उनके स्टूडेंट्स को ना ऑफलाइन यानी ट्यूशन एक तरह से कह लें। एक तो कॉन्सेप्ट फुल फ्लेज टीचर बन के नहीं, मतलब थोड़े बहुत टॉपिक्स कवर करवाए थे। अच्छा ठीक है। तो देखिए, बीएड आपने किया हुआ है ना, बीएड आपको बहुत एज देगा बहुत सारी जगहों पे। यानी बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के जो टीचर्स हैं वो बीएड उन्होंने नहीं किया हुआ। अब जाहिर सी बात है कि अब काफ़ी जो है ना वो टीचिंग में पेडागॉजी काफ़ी चेंज हो गई हैं। हम अलग तरीके से स्टूडेंट्स को
पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक तरीका ये होता है कि आपने लेक्चर डिलीवर किया, डिलीवर करके चले गए। लेकिन ऑब्वियसली अब इससे बहुत आगे निकल गई हैं बातें ना। जैसे ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। ठीक है। हम्म, तो हमारे यहाँ पर ये जो एक मैं आपको, ये जो हमारा कोर्स है इसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिसाल के तौर पे कैम्ब्रिज जो है वो स्कीम ऑफ वर्क भी डेवलप करता है। स्कीम ऑफ वर्क का मतलब क्या है? स्कीम ऑफ वर्क का मतलब है कि वो जो उसकी लर्निंग आउटकम्स हैं, उन लर्निंग आउटकम्स को डिलीवर कैसे करना है, हाउ टू डिलीवर दोज लर्निंग आउटकम्स टू द स्टूडेंट्स। अब उससे जाहिर सी बात है, कोई यू हैव टू मेक अ पावर पॉइंट, समटाइम्स यू नीड टू मेक अ क्विज, समटाइम्स आपने उनको कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर के लिए दे दिया, थिंक पेयर शेयर दे दिया। ठीक है। स्लिप लर्निंग कर ली। तो ये सारी चीजें जो है ना वो कैम्ब्रिज अपने स्कीम ऑफ वर्क के अंदर इन बातों को इंक्लूड कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन जो हमारे बोर्ड का असेसमेंट क्राइटेरिया होता है, वो असेसमेंट यूजुअली रिकॉल पे बेस कर रहा होता है। आपने एक चीज याद कर ली, आपने उसको जाके वापस क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया। ठीक है। और आपको अगर एक टॉपिक याद है तो वो आप उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जो भी आएगा, वो एक ही तरह का क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती। ऐसा ही है ना, हमारे सिंध बोर्ड के अंदर तो ऐसा ही है। पंजाब बोर्ड का शायद कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया होता हो, तो यू कैन शेयर किस तरह का क्राइटेरिया है वहां पर। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हाँ। कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी। बेसिक बेसिक इजी ही होता है पेपर वैसे नॉर्मली। यानी अगर एक बच्चे ने वो चीज नोट्स में से याद की भी है, जी। तो वो जाके उसे रिप्रोड्यूस करनी है ना। एज इट इज ही लिख देगा। ओ लेवल्स वगैरह का थोड़ा मुझे जो फील हुआ, वो टेक्निकली टफ होता है पेपर उसकी हाँ, निस्बत। उसमें ऐसा होता है कि जैसे नेट से अगर हमने स्टूडेंट को ये बता भी दिया ना कि ये टॉपिक आएगा, तो वो टॉपिक भी सपोजिटली मैंने लगा लिया एक गैस, और मैंने अंदाजा लगा लिया कि भाई अपनी अंडरस्टैंडिंग से या अपने जो है ना एक्सपीरियंस से अ, एक मिनट। तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये टॉपिक आएगा। तो वो टॉपिक अगर आ भी जाएगा ना, तो अगेन दैट टॉपिक, उसका कोई डिफरेंट एंगल वो टेस्ट कर रहे होंगे। यानी ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि कोई क्वेश्चन अगर आता है, तो वो क्वेश्चन एज अ टीचर हमें पढ़ाते हुए 10-12 साल हो चुके हैं, तो हमें भी उस क्वेश्चन को देख के थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है कि इसके अंदर ये पूछ क्या रहा है, एंड व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जो गेम है वो थोड़ा सा असेसमेंट का ही है। डायग्राम्स, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स के अंदर डायग्राम्स होंगी, डिमांड सप्लाई की डायग्राम्स चेंज नहीं होंगी, वही होंगी डिमांड सप्लाई की डायग्राम्स। लेकिन पंजाब बोर्ड के अंदर डिमांड सप्लाई की डायग्राम आपने बना ली, क्वेश्चन हो सकता है इस तरह का आ जाए कि एनालाइज हाउ द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, उसमें प्राइस क्वांटिटी लिखेंगी, डिमांड सप्लाई डायग्राम्स बनाएंगी, एंड ऑब्वियसली फिर आप उसके बाद क्या कर लेंगी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर। जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होगी, वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन एक सिनेरियो आपको गिवन होगा। कोविड 19 आ गया, कोविड 19 की वजह से फैक्ट्रीज बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से मार्केट फॉर टिश्यू पेपर पे इम्पैक्ट बताएं। डू यू गेट द पॉइंट जैनब? आई होप यू गेट द पॉइंट। सो जी जी। दिस इज दिस इज हाउ इट इज कैरिड आउट। ये इस तरह से बात क्या होती है, आगे बढ़ती है। कंटेंट, एक बड़ा डिफरेंस एक पंजाब बोर्ड में, सिंध बोर्ड में, लोकल बोर्ड्स में और कैम्ब्रिज के बोर्ड्स में ये होता है कि यहाँ पर कंटेंट गिवन होता है।
पंजाब बोर्ड में। कैम्ब्रिज के अंदर या किसी भी इंटरनेशनल बोर्ड के अंदर कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती। टेक्स्ट बुक ना होने का क्या मतलब है? लर्निंग आउटकम्स वो बता देंगे आपको कि ये लर्निंग आउटकम्स हैं, इन लर्निंग आउटकम्स को आपने प्रिपेयर करना है। अब इन लर्निंग आउटकम्स को प्रिपेयर करने के लिए आप अपनी अपने नोट्स खुद बना लें। मिसाल के तौर पे देखेंगे आपके सामने इकोनॉमिक्स का के सिलेबस के लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं। कैम्ब्रिज सिर्फ ये डॉक्यूमेंट देता है। कैम्ब्रिज कहता है कि हम ये चीज टेस्ट करेंगे, फाइनाइट रिसोर्सेज इनफाइनाइट वांट्स, डेफिनेशन ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, examples of the basic economic problem in the context of consumers, workers, producers, firms, governments. अब जैनब एक बहुत ही पुरानी टीचर हो गई हैं, तो शी वोंट बी नीडिंग एनी टेक्स्ट बुक। जैसे मैं अब टेक्स्ट बुक यूज नहीं करता, मैं ये लर्निंग आउटकम उठाता हूँ और मैं इस लर्निंग आउटकम के नोट्स बच्चों को देता हूँ। डू यू गेट द पॉइंट? तो यहाँ पर टीचर के पास कंटेंट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। मैं अपनी मर्जी का रिसोर्स बना सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी की कोई एग्जाम्पल्स डाल सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी की कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़े टाइम बाद आप कर सकेंगी। आप जब शुरू कर रही होंगी तो आपको मैं प्रिस्क्राइब्ड इंडोर्स टेक्स्ट बुक्स बता दूंगा कि ये इंडोर्स टेक्स्ट बुक्स हैं, आप अभी इसके हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है? इज देयर एनी क्वेश्चन आपको इसमें? सर इसमें बेसिक बुक्स जैसे मैनकिव हो गया या इस तरह से ग्लाहे वगैरह की इस तरह से बेसिक बुक्स वही यूज होंगी या कोई नहीं नहीं जूनियर नहीं, लेवल पे? मैनकिव तो बहुत आप आगे की बात कर रही हैं। मैनकिव तो आपने पढ़ी है ना, मास्टर्स लेवल पे, अंडरग्रेड लेवल पे आपको टीचर ने पीडीएफ दे दिया होगा उसका। मैक्रो इकोनॉमिक्स की दे दी, माइक्रो की दे दी। ये सारी रिसोर्स बुक्स आपको काम आएंगी अपने नोट्स डेवलप करने के लिए। अपने नोट्स डेवलप करने के लिए आपको ये बुक्स काम आएंगी हाई लेवल की। क्योंकि देखें बच्चे यहाँ पर बहुत तेज होते हैं। अगर आपने किसी नॉर्मल नोट्स बुक का कंटेंट उठा के अपने नोट्स में डाल दिया ना, तो बच्चे फौरन पकड़ लेते हैं कि यार ये तो आपने सर वो वाली जो बुक है ना उसका कंटेंट डाला हुआ है। तो आपके नोट्स की फिर कोई हैसियत नहीं रह जाती। वो बोलते हैं यार ये नोट्स इन्होंने साजिद सलीम का नाम लगा के डाला हुआ है तो अंदर वही चीज है। डू यू गेट द पॉइंट? तो जब तक आप अपने नोट्स डेवलप खुद नहीं कर पा रही, तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं भाई मैं तो कैम्ब्रिज की जो प्रिस्क्राइब्ड एंडोर्स टेक्स्ट बुक है, मैं वो उसको। तो इसमें बुक्स जो ओ लेवल इकोनॉमिक्स में मशहूर बुक्स चलती हैं, वो चलती है सूजन ग्रांट की, ब्राइन टिटले की। ये दो बुक्स अलग अलग ऑथर्स की चलती हैं। ये बिल्कुल ओ लेवल्स के सिलेबस के हिसाब से बनी हुई हैं। तो आपको इसमें कोई मैंकी वगैरह की इस तरह की कोई बुक अपने बच्चों को रेफर आप कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर डिफिकल्ट होती है और फिर बच्चे समझ जाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी लेवल का टीचर है और इसको हमारे ओ लेवल्स ए लेवल्स का कोई इतना आइडिया नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आपको पहली क्लास में सीधा ये जज करते हैं कि ये टीचर हमें पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता। पढ़ना ना पढ़ना उसका काम है, लेकिन वो सबसे पहले ये जज जरूर करेंगे कि टीचर के अंदर कितना सब्सटेंस है, कितना दम है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट बहुत शार्प किस्म के होते हैं, सो दे आर वेरी गुड एट जजिंग द टीचर एटलीस्ट। कुछ चीजें हमारे कैम्ब्रिज के सिलेबस में हैं और लोकल बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है। क्योंकि मैं कराची का हूँ तो मैं सिंध बोर्ड से मैंने इसे कंपैरिजन किया हुआ है। आई डोंट नो आपके पंजाब बोर्ड में वो चीज़ें हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, निकल आएंगी जो आपके लोकल बोर्ड में नहीं होंगी और कैम्ब्रिज बोर्ड के अंदर होंगी। तो वो आपने जाहिर सी बात है, इफ यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स एट मास्टर्स लेवल, तो आपके लिए वो एटलीस्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
फिर इसके अलावा एक मॉड्यूल हमारा होगा जिसमें हम असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। असेसमेंट किस तरह से होता है यहाँ पर, पेपर वन किस तरह से होगा, पेपर टू किस तरह से होता है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर टीचिंग ऑफ ओ लेवल्स, देखें ओ लेवल्स के अंदर हमेशा हर सब्जेक्ट के दो पेपर्स होंगे। हर सब्जेक्ट के हमेशा दो पेपर्स होते हैं। ठीक है जी। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा हो जाए, इफ यू आर एबल टू हियर मी। हमजा, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, Assalamualaikum. I'm Mohammed वालेकुम सलाम। Hamza from Karachi. I'm an ex-camper now. I'm currently doing teaching in some Cambridge schools. आप कराची में इस वक्त कौन से स्कूल कॉलेज में टीच कर रहे हैं, या आप अभी फ्रीलांसर हैं, इंडिपेंडेंट प्राइवेट ट्यूटर ट्यूटर हैं? जी हमजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? So, no, no, you're not audible to me. I can't listen you. Actually, there's some connectivity issue. हमजा, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम एट योर एंड, माइक में। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप या तो चैट में लिख दें। अच्छा, दूसरी बात आप ये बताएं, आप इकोनॉमिक्स की टीचिंग के लिए आपने एनरोल किया हुआ है या बिजनेस स्टडीज के लिए? जी हमजा, आपने इकोनॉमिक्स की टीचिंग के लिए एनरोल किया हुआ है या बिजनेस स्टडीज के लिए? Yes, sir, business studies, but currently I don't have business studies experience. So right now I just shift my um, profession from banking to teaching. So that's why I'm taking part in this webinar. Okay, if you have any questions, just write it on the chat box. I think I'm not able to understand what you are saying, क्योंकि शायद आपके माइक में कोई इशू है या मेरे स्पीकर में प्रॉब्लम होगा, लेकिन मुझे जैनब की बात सही तरह समझ आ रही है। अच्छा खैर, तो सेक्शन ए के अंदर डेटा रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। 80 मार्क का पेपर होता है। 2027 से जैनब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि यहाँ पर सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है और पेपर पैटर्न भी चेंज हो रहा है। कैम्ब्रिज हर 5-6 सालों के अंदर अपने सिलेबस को, पेपर पैटर्न को चेंज करता रहता है, तो थोड़ा सा आपको ये भी अप टू डेट रहना पड़ता है कि पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसमें क्या चेंज है, क्या चीज़ें हैं, एंड ऑल दैट, राइट। अच्छा सर, इस कोर्स में आप ये चीजें किस तरह से कवर करवाएंगे? मैं ये चीज़ें किस तरह से कवर कराऊंगा, मेरे जहन में यही बातें हैं कि देखें, मैंने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। हम ये तो मेरा एक पूरे कोर्स का ओवरव्यू है, यानी हम ये चीज़ें करेंगे। हम मॉड्यूल 1 करेंगे, देन मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। अब जैसे मॉड्यूल 3 के अंदर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आपको नज़र आ रहा है, अलग है, पीएस है। तो टॉपिक वाइज आपको अगर लगता है कि ये वाला टॉपिक आपको नहीं आता, तो आई ऑब्वियसली मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दूंगा। असेसमेंट, आपका आपके पास एक मॉड्यूल आ रहा है असेसमेंट का। पेपर 1 किस तरह से होता है, पेपर 2 किस तरह से होता है, टॉपिकल क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, टॉपिक के बाद किस तरह से उस टॉपिक को स्टूडेंट्स तक एग्जाम में किस तरह से असेस होता है, क्विज क्या होता है, किस तरह से होता है। अपना काम मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से कर रहा होता हूँ।
ठीक है जैनब। अच्छा, फिर कैम्ब्रिज में और लोकल बोर्ड प्रैक्टिसेस में यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर थिंकिंग फैसिलिटेट करनी है। ठीक है, आपने बीएड किया हुआ है तो यू नो दैट के बच्चा जब सोचता है तो इन दैट केस बच्चा उसी टाइम पे उसे समझने की भी कोशिश करता है ना। सारी चीजें अगर हम खुद ही बता देंगे बच्चे को तो ऑब्वियसली इन दैट केस उसकी अपनी लर्निंग इतनी डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड लिंकेजेस, कितना आप कंटेंट को रियल इकोनॉमिक सिचुएशन से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इवैल्यूएशन, टू साइडेड आर्ग्यूमेंट, एक साइड का आर्ग्यूमेंट दूसरे साइड का आर्ग्यूमेंट। क्योंकि आप देखें बहुत दफा पे ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने आके कोई पॉलिसी अनाउंस कर दी तो अब जितने लोग हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उस पॉलिसी के फेवर में बात कर रहे होते हैं, ऑपोजिशन वाले उसके अगेंस्ट में बात कर रहे होते हैं। तो एज एन इकोनॉमिस्ट हमें ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं होती जिसके सिर्फ फेवर में ही बातें हों। पॉलिसी जो मेकिंग होती है उस पॉलिसी मेकिंग टू साइडेड होती है। कुछ पॉलिसी मेकिंग के बेनिफिट्स होंगे, कुछ पॉलिसी मेकिंग की कॉस्ट होंगी। जब आप रिसर्च करेंगी अपने एमएस के थीसिस में तो आप यही किसी रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करेंगी ना कि आप किसी पॉलिसी को अगर सजेस्ट कर रही हैं तो उसके बेनिफिट्स कितने हैं, कॉस्ट कितनी है। बेनिफिट्स कॉस्ट से अगर ज्यादा हैं तो वो पॉलिसी रेकमेंड होती है, वरना वो पॉलिसी रेकमेंड नहीं होती। ठीक है, क्लासरूम स्ट्रैटेजीज डेफिनेशंस को बहुत ज्यादा कैम्ब्रिज फोकस करता है। डेफिनेशंस सही होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, रियल वर्ल्ड हर कैम्ब्रिज का जो पेपर होता है वो किसी ना किसी रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ लिंक्ड होता है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक अभी एक रीसेंट पेपर दिखाता हूँ 2026 का, यानी मार्च की भी सीरीज होती है आईजीसीएसई में, पेपर होता है के अंदर मार्च में पेपर होता है। तो मार्च के लिए कैम्ब्रिज ने स्पेशल इंडिया के लिए एक सीरीज लॉन्च की हुई है जहां पर सिर्फ वो इंडिया में कंडक्ट होता है मार्च का पेपर। तो ये आप देख सकती हो कि ये सेनेगाल की एक केस स्टडी है, वेल सेनेगाल एस्केप पॉवर्टी। ठीक है, ये आपके पास है, दिस इज अ केस स्टडी एंड students are required to answer these questions from the case study। ये इन्होंने पढ़े हुए होंगे लेकिन ऑब्वियसली ये केस स्टडी इन्होंने कभी भी नहीं पढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो उनको इस केस स्टडी को देखकर एक्सट्रैक्ट करके आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन वन, रेफर टू द सोर्स मटेरियल इन योर आंसर्स। Fiscal policy measures will increase a country's HDI value, डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी। So this is the case study and then you have to answer the question from the case study। सेक्शन बी में भी आप देख सकती हो कि यहाँ पर एक शॉर्ट केस स्टडी गिवन है followed by some questions। Again you have some case study followed by some questions, case study followed by some questions, case study followed by some questions। So you have to link your teaching to real world scenarios, otherwise स्टूडेंट्स क्या होंगे, स्टूडेंट्स को वो एग्जाम में प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और प्रिपेयर क्या नहीं कर पाएंगे, वो अगर आप देखेंगे ना कि उनका आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो मैच नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली इफ यू आर टीचिंग देम प्राइवेटली तो वो फिर कंटिन्यू नहीं करते हैं। किसी स्कूल में आप होंगे तो अगर कोई अच्छा स्कूल है तो वहाँ पर आपको डेवलप करा करा जाएगा, ट्रेन करेंगे। और अगर कोई इसी तरह का स्कूल है जिसको कॉस्ट कटिंग करनी है वो फिर इतनी मेहनत नहीं करते टीचर के ऊपर, वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, किसी और को ले आते हैं। वो पास्ट पेपर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास पेपर्स। और मटेरियल आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है इसमें। मैं आपको दिखाऊं, कैम्ब्रिज में हमारे पास हमारी टीचिंग इम्प्रूव ही उस वक्त करती है जब हमारे पास रेंज ऑफ पास पेपर्स होते हैं। कम से कम लास्ट 5 इयर्स के पास पेपर्स हमें ये टारगेट करना होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कराएं। और लास्ट 5 ईयर के जो पास पेपर्स हैं जैनब, डू यू हैव एन आइडिया कि कितने पेपर्स होते हैं? 5 सालों में कितने पेपर्स होते होंगे? ऐसे ही जनरल आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, अगर हम लोकल बोर्ड में बात करते हैं ना, पिछले 5 सालों के 5 ईयर उठा लो, तो जाहिर है 5 ईयर का मतलब 5 साल होता है। यहाँ पर एक साल में 7 पेपर 1 होंगे, 7 पेपर 1 एंड 7 पेपर 2, विच विच इक्वेट्स टू 14 पेपर्स इन अ ईयर। अब 5 साल के पेपर ये हो गए 14 5 ये 14 5 70 पेपर्स। 70 पेपर्स आपके पास आएंगे लास्ट 5 इयर्स में। कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। एक तो देखिए, अच्छा मैंने सर, आपको बताया, मैं कंट्री टू आपको बता, कंट्री पेपर सेम ही होगा? एक ही नहीं स्टैंडर्ड सेम पेपर नहीं होगा? होता। नहीं, अलग पेपर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये मार्च का पेपर है, ये मार्च का पेपर है, ये इंडिया में होता है। ठीक है, ये मार्च का पेपर, ये एमसीक्यूज का पेपर है। आप देखो, ये 2021 का है सपोज। अब मैं आपको समझाता हूँ। फिर आपके पास ये पेपर आ गया, ये है मई का पेपर। लेकिन ये मई का पेपर है 1-1। 1-1 का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको देखो 1-1 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, 1-1। ये 1-1 पेपर होता है सिंगापुर में। ईस्ट 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 की तरफ जो पेपर्स होते हैं, वहाँ ये वाले पेपर चलते हैं। फिर हमारा जो वेरिएंट है, हमारा वेरिएंट है वेरिएंट 2। तो हमारे वेरिएंट में लिखा हुआ आ रहा होगा पेपर 1 वेरिएंट 2। 0455 तो कोड है, 0455 कोड है। और उसके बाद पेपर 1 वेरिएंट 2। फिर मई जून का तीसरा पेपर, पेपर 1 वेरिएंट 3। तो एक सीरीज में 3 पेपर होते हैं। इसी तरह एक सीरीज अक्टूबर नवंबर की भी आती है, उसमें भी 3 पेपर होते हैं। मार्च का एक पेपर। तो कितने पेपर हो गए टोटल? 7। 7 पेपर 1 एंड 7 पेपर 2, ये टोटल हो गए 70 पेपर। जो टीचर इन 70 पेपर्स को अपनी टीचिंग में इंटीग्रेट कर देता है ना, वो टीचर कैम्ब्रिज का पक्का टीचर बन जाता है। उस टीचर को कोई बीट नहीं कर सकता। डू यू गेट द पॉइंट जैनब? जी सर। सर अगर यानी फॉर एग्जांपल मैं कोर्स ये आपके थ्रू यहाँ से कर रही हूँ, इस ग्लोबल हम्म, के थ्रू, अगर मेरे पास इस ड्यूरेशन के दौरान किसी और कंट्री का, जैसे मलेशिया सिंगापुर का क्लाइंट आ जाता है स्टूडेंट, हम्म। तो उसका भी मैं आप लोगों से मैं मतलब के इन टच रह के गाइडेंस मुझे मिलेगी, या ओवरऑल कोई स्पेसिफिक कंट्रीज जैसे दुबई, कुवैत वगैरह हो गई, इनके ही पेपर्स करेंगे हम? आप बात को समझने की कोशिश करें। देखें, जी। सिलेबस सेम है, ठीक है। पेपर अलग होता है। ठीक है। पेपर अलग होने का मतलब क्या हुआ? मैं सिंगापुर का पेपर पाकिस्तान में नहीं कराऊंगा क्या अपने स्टूडेंट्स जी को? जी। मतलब जैसे अब मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर यहाँ बोर्ड के होते हैं, इस तरह से हाँ, पेपर? ठीक जी हो जी, गया। मॉर्निंग और शिफ्ट के पेपर्स उनके यहाँ इस तरह से होते हैं। अब जैसे सिंगापुर में पेपर सुबह 9 बजे है, तो वहाँ तो ठीक है। 9 बज गए। यहाँ पर तो अब यहाँ पर कब 9 बजेंगे? तो वो पेपर तो आउट हो गया, वो तो 10 मिनट में बाहर आ जाएगा। तो वो फिर यहाँ का पेपर 9 बजे होगा, लेकिन वो अलग पेपर होगा। तो कंटेंट तो समझ आ सेम है ना, गया। जी। कंटेंट तो सेम है। तो मैं तो सारे पेपर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा ना। मैं, अच्छा, अब ये अगले साल जो पेपर आएगा वो कुछ और आएगा। इनके पास क्वेश्चन बैंक्स बहुत हैं, पुराने पेपर क्वेश्चन ये बहुत कम रिपीट करते हैं।
तो अब क्या सीन है? अब सीन ये है कि जितना मैं वैरायटी बच्चे को प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरा बच्चा हर तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाएगा। डू यू गेट द पॉइंट? अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो सिंपल है। अब एक्सप्लेन द पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू इंडिया ऑफ एक्सपोर्टिंग मोर टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमारे बच्चे को पता है, लेकिन इंडिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग मोर टेक्सटाइल्स, ये उसको उस टाइम पे सोचना पड़ेगा। यू गेट इट? जी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन ये उस वक्त बच्चे को मुश्किल लगेगा जब हम इसको इसकी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। बच्चे को आपने प्रैक्टिस करा दी तो फिर उसके लिए ये कंटेंट डिफिकल्ट नहीं होता फिर। आपकी बात समझ में आ गई? जी। और और सर आप, ये कोर्स कब से कब तक की ड्यूरेशन में है? जिसकी टाइमिंग्स आप फ्लेक्सिबल अगर चाह रही हैं तो फिर ये आप पूछ लीजिएगा उनसे कि रिकॉर्डेड जी। लेसन्स का आपके पास एक्सेस किस तरह से है, क्योंकि ये तो 2 महीने का प्रोग्राम है। जून जुलाई में ही हमारे पास अभी टाइम होता है, बाकी अगस्त से तो हमारी अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन ये है कि आपने अगर एक दफ़ा इस कोर्स को परचेज कर लिया और आप वेज ग्लोबल के साथ आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली थ्रू आउट द ईयर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप किसी क्वेश्चन में फंस रही हैं, कोई किसी और चीज़ में आपको कोई गाइड चाहिए, तो आपके पास मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। कोई आप डेमो देने जा रही हैं तो कोई डेमो के अंदर आपको एक आध दिन पहले आपने कॉल कर ली, पूछ लिया, तो कुछ छोटी छोटी टिप्स ऑन दैट डे, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, प्रिंसिपल्स क्या चीज़ें देखती हैं ओ लेवल्स की, ए लेवल्स की। अभी तो आप ओ लेवल्स पे फोकस करेंगे ना, ए लेवल्स तो अभी थोड़ा आउट ऑफ लीग हो जाएगा। ओ पे फोकस करें, ओ पे आपका हाथ सेट हो जाएगा, फिर आप ए लेवल्स पे आइएगा। जी, एनी क्वेश्चंस डू यू हैव? जी, अच्छा, इसके अलावा आपको एक और चीज भी पता ही होगी, हमारे लोकल बोर्ड्स में नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल बोर्ड्स में होता है। वो ये है कि ये हर पेपर की मार्क स्कीम भी इशू करते हैं। वो ये बताते हैं कि हमने बच्चे को मार्क्स किस बेसिस पे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स होते हैं। डू यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? पॉसिबल आंसर्स। बच्चा ये इंक्रीज इन डिमांड भी लिख सकता है, डिक्रीज इन सप्लाई भी लिख सकता है। तो हमें ये मार्क स्कीम बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू करनी होती है हर सीरीज की, कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बच्चा क्योंकि जो नया बच्चा आता है वो चीजें देख लेता है। तो उससे पहले हमें पहले से प्रिपेयर होना है कि हम मार्क स्कीम्स को गो थ्रू करके रखें। ये एग्जामिनर रिपोर्ट भी पब्लिश करता है कैम्ब्रिज, कि स्टूडेंट्स ने सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट में क्या गलतियां की, बी पार्ट में क्या गलतियां की, सी पार्ट में क्या की, डी पार्ट किस तरह करना चाहिए था, ई पार्ट में क्या किया, एफ में क्या किया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमारे साथ आपको ये बहुत जल्दी क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएंगी। वरना आप अगर ये खुद ढूंढने बैठेंगी ना तो ये आपको बहुत टाइम लगेगा इसको चीजें करने में। मुझे याद है, मैंने खुद लोकल बोर्ड से पढ़ा था, और मैं ए लेवल्स पे ओ लेवल्स पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो इन सब चीजों को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा वेरिएंट्स क्या होते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट क्या होती है, मार्क स्कीम क्या होती है, मार्किंग किस तरह से हो रही होती है। यू गेट इट? अब देखें यहाँ पर ये इन्होंने इस क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर लिख के भी दे दिया है। अब आपने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी भी होगी तो आपको ये आंसर पता होगा। कोई स्टूडेंट आपको आपके आंसर पे चैलेंज करता है कि मैडम आपने ये आंसर सही नहीं लिखा, या इसमें ये भी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए,
तो आपने अगर ये एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी भी होगी तो आप बता सकती हैं बेटा, ये देखो कैम्ब्रिज का अपना एग्जामिनर ये आंसर मांग रहा है। तो स्टूडेंट जो है ना इस तरह से टीचर्स को टेस्ट करते रहते हैं। यहाँ पर आपको अगर कंटेंट आता है, कंटेंट में चले आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर आपको पास पेपर्स का नहीं पता, मार्किंग स्टाइल का नहीं पता, तो स्टूडेंट फिर हट जाते हैं। ये मॉड्यूल 6 है, इसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक देख लेंगे। जो हमने लर्निंग कंटेंट्स हैं आपको मैं शेयर कर दूंगा सिलेबस डॉक्यूमेंट। आप वो सारे कंटेंट को गो थ्रू कर लीजिएगा। आपको लगता है कि किसी टॉपिक को आपको रिवीजन की ज़रूरत है, मैं आपको टीच कर दूं, तो मैं आपको टीच भी कर दूंगा। मैं ये भी समझा दूंगा कि स्टूडेंट्स के साथ मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, किस तरह से काम करता हूँ। हमारे पास कैम्ब्रिज की रिसोर्सेज क्या होती हैं, तो मैंने आपको ये भी पहले ही बता दी। सिलेबस, स्पेसिफिक मार्क स्कीम, पास्ट पेपर क्वेश्चंस, दिस इज इट। फिर कैम्ब्रिज के अपने भी कोर्सेज हो रहे होते हैं, कैम्ब्रिज के अपने कोर्सेज भी हो रहे होते हैं। सही है। कैम्ब्रिज जो है वो इंट्रोडक्शन कोर्सेज कराता है, फोकस ऑन टीचिंग कोर्सेज कराता है, फोकस ऑन असेसमेंट कराता है, मार्किंग वर्कशॉप्स कराता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होगा तो आप इन सब चीज़ों के लिए भी अपने आप को इनरोल करोगी ना। एंड ऑब्वियसली जब आप देखोगी कि मुझे ट्यूशन मिल गया, एक दो ट्यूशन मिल गए, तीन मिल गए, आपका रेवेन्यू स्टार्ट हो गया, तो आपको पैसे अपने ऊपर लगाने में भी आपका दिल भी चलेगा। ठीक है, तो ये कैम्ब्रिज की फिर आपको सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी, कैम्ब्रिज की अपनी। तो जाहिर है फिर किसी भी स्कूल में, किसी भी जगह पे आप अगर जा रही होंगी, वो उस जगह पे आपको काम आएगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। और सर ये जून और जुलाई ये 2 मंथ्स का कोर्स होगा है ना? जी जी, 2 मंथ्स का होगा ये। 15 सेशंस होंगे, इसमें 2 घंटे के हैं सेशंस, 2 से 2.5 आवर के। और बहुत टाइम। ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसमें आप देख ही रही हैं कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पढ़ने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी। जो यस हमने टीचर ट्रेनिंग की है ना, वो 2 दिन की होती थी। जहाँ से हमने शुरू किया है, वो 2 दिन के अंदर कितना ही आदमी सीख लेता है। और तो ये इसकी है। टाइमिंग फ्लेक्सिबल होंगी, वीकडेज में होगा या वीकेंड्स पे? ये मैं अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलके कोई हम टाइमिंग निकाल लेंगे। कितने स्टूडेंट्स होते हैं ये भी अभी तो नहीं पता, ये भी इन्होंने नया ही शुरू किया है। लेकिन ये कि हम लोग जो ट्रेनर्स हैं इनका असल में वो है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टीचिंग का। यानी ये ट्यूशंस देते हैं हमें, ग्रुप्स बनाते हैं। तो मैं इनके साथ हूँ 7-8 साल से। और कैम्ब्रिज टीचिंग में मुझे 10 साल हो गए हैं। और अल्लाह का शुक्र है मैं एग्जामिनर भी हूँ, यानी कैम्ब्रिज के पेपर्स भी चेक होने के लिए मेरे पास आते हैं, ए लेवल्स के भी, ओ लेवल्स के भी, इकोनॉमिक्स बिजनेस दोनों के। तो हैंड्स ऑन नॉलेज आपको मिलेगी, यानी वो चीज़ें मिलेंगी जो राइट फ्रॉम द कैम्ब्रिज ज़रूरी है समझना। तो ये है, रेस्ट द डिसीजन इज योर्स। थैंक यू सो मच जजाकल्ला फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।